इकोनॉमिक्स क्लासेस। साधन आवंटन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद साधन आवंटन की प्रमुख समस्याएं क्या है, उत्पादन कैसे करें, आय वितरण निर्धारण, संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे होता है, विकास को प्रोत्साहन प्रदान कैसे करें, और इसके अंतर्गत निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या आएगा, इसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो साधन आवंटन की समस्याएं क्या होती हैं? क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, संसाधन लिमिटेड होते हैं, और लोगों को की आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। तो सीमित संसाधनों से किस प्रकार से हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें, इसी के संबंध में इस टॉपिक में चर्चा किया जाएगा। संसाधन सीमित हैं, और इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे किसी के पास, हमारे पास एक भूमि का टुकड़ा है जिसपे हम कृषि करते हैं, और इस पे हम एक समय पे एक ही उत्पादन कर सकते हैं। जैसे यदि हम इस पे गेहूं उगाएंगे तो हम मक्का नहीं उगा पाएंगे, मक्का नहीं उगा पाएंगे। तो यदि हमें गेहूं की आवश्यकता है तो हम गेहूं उगाएंगे, मक्का नहीं उगा पाएंगे। यदि हमें मक्का की आवश्यकता है तो हमें गेहूं के उत्पादन को रोकना पड़ेगा, मक्के का उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हमें आवश्यकता तो दोनों का है असल में, तो दोनों का उत्पादन कैसे करें? दोनों का उत्पादन नहीं हो सकता। इसके लिए या तो भूमि बढ़ाई जाए, और हमें ये पता ही है कि पृथ्वी सीमित है, भूमि सीमित है। तो हम किसका उत्पादन कितना करेंगे, इसका निर्णय लेते समय हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है। जैसे किसी व्यक्ति का फैमिली है, और वह व्यक्ति के पास लिमिटेड आय है, 10,000 या 20,000 रुपए आय है। तो उस 20,000 से उस फैमिली की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उसे फैमिली के लिए भोजन की आवश्यकता को पूरा करना है, कपड़ा है, जूते हैं, फीस है बच्चों के, इस तरह की तमाम आवश्यकताएं हैं, त्योहार है, और फंक्शंस हैं। तो इस तरह की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। गाड़ी है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। तो इसलिए वह क्या करता है, जो सबसे जरूरी आवश्यकता है उसको सबसे पहले पूरा करता है, जो कम आवश्यकता है, जिसको टाला जा सकता है, उसको टालता है। तो इस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को एडजस्टमेंट करता है। तो साधन आवंटन की समस्या इसी से जुड़ा हुआ है कि देश में संसाधन सीमित है। संसाधन मतलब उत्पादन के संसाधन। उत्पादन के संसाधन, जब हम उत्पादन पढ़ रहे थे तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि उत्पादन कैसे होता है। उत्पादन के संसाधन क्या क्या होते हैं? तो मोटी मोटा हम उत्पादन के संसाधन को कह सकते हैं कि उत्पादन के संसाधन लेबर है, लैंड है, भूमि है ना, कैपिटल है, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये उत्पादन के साधन है जो सीमित है, असीमित नहीं है। तो इन उत्पादन के साधनों को हम किस उत्पादन के कार्य में लगाएं, यही समस्या हर सरकार के पास, हर अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है। और गवर्नमेंट इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि साधनों को किस उत्पादन में मोड़ा जाए। यदि उत्पादन के साधन, यदि हम समग्र उत्पादन को दो भागों में रखते हैं, यदि समग्र उत्पादन को यदि हम समग्र उत्पादन को दो भागों में रखें, एक तो कैपिटल गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स, या इसको कह सकते हैं कि रक्षा वस्तुएं, डिफेंस डिफेंस गुड्स, और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, डिफेंस गुड्स। डिफेंस गुड्स में हमें देश की सुरक्षा भी करनी है, इसके लिए हमें रॉकेट, तोप वगैरह भी बनाने हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब फूड, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। ठीक है, भोजन की व्यवस्था करनी है। तो अब संसाधन हमारे पास सीमित है, लेबर सीमित है हमारे पास, कैपिटल सीमित है, टेक्नोलॉजी सीमित है। तो दोनों के लिए, दोनों में हम किस प्रकार से बैलेंस करें? तो यदि हम डिफेंस गुड्स के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कंज्यूमर गुड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, जूते, चप्पल
बहुत सारी जो आवश्यकताएं, गाड़ी, मोबाइल, ये सब आवश्यकताओं को हमें इन उपभोक्ता की वस्तुओं को कम करना पड़ेगा, उत्पादन और संसाधनों को इसमें लगाना पड़ेगा। यदि हमें उपभोक्ता वस्तुओं को बढ़ाना है तो हमें डिफेंस वस्तुओं को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। जो भी उपलब्ध हैं देश में संसाधन, उन संसाधनों से देश में किस चीज की जरूरत है, किस वस्तु की जरूरत है, उस वस्तु का उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तो अन्य वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है। और यही समस्या है संसाधन के आवंटन का। जो हमारे पास संसाधन है वो हम किस प्रकार से आवंटित करें। जैसा कि हम उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति के पास कम रुपए हैं, फिक्स सैलरी है, और किसी के पास भी ज्यादा सैलरी नहीं होती है, कमी होती है, तो वह किस प्रकार से विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे भी लिखा है, भूमि की भांति श्रम भी सीमित है। अगर हम मक्का उगाने के लिए खेतिहर मजदूरों को तैनात करते हैं तो गेहूं उगाने के लिए कम उपलब्ध होगा। यदि हम अधिक गेहूं उगाते हैं तो इसके विपरीत होता है, यानी कि मक्का कम होता है। स्थिति वही होती है जब हमारे सामने कृषि यंत्र होते हैं। यह सीमित है, हमें यह चुनने के लिए मजबूर करता है कि इसका उपयोग गेहूं या मक्का उगाने के लिए किया जाए या नहीं। चूंकि दुर्लभ संसाधन हमें चुनाव करने के लिए मजबूर करते हैं, हमें उन्हें वितरण करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अर्थात हमें उन वस्तुओं के उत्पादन में संसाधनों को लगाना चाहिए जो वस्तुओं का उत्पादन हितकर है देश के लिए और लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम इन 5 समस्याओं के संबंध में चर्चा करेंगे। साधन आवंटन करने के लिए हमारे सामने 5 प्रमुख समस्याएं आती हैं, जिसमें सबसे पहला समस्या है क्या और कितना उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, अभी हमने जैसे चर्चा किया, और कितना उत्पादन करें उस वस्तु का। व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। कीमतों का पहला कार्य इस समस्या का समाधान करना है कि क्या और कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इसमें अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की संरचना के संबंध में दुर्लभ संसाधनों का आवंटन शामिल है। दुर्लभ संसाधन में जो संसाधन सीमित है, दिए हुए हैं, जैसे लैंड हो गया, जैसे लेबर हो गया, ये सब संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में है। और लोगों की आवश्यकताएं, उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकताएं, गेहूं, कपड़ा, टेलीविजन, सड़कें, बिजली, भवन इत्यादि बहुत सारे अनंत संसाधन है, आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना होता है। एक बार उत्पादित होने वाली वस्तुओं की प्रकृति का निर्णय हो जाने के बाद उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाना है। कितने किलो गेहूं, कितने लाख मीटर कपड़ा चाहिए, कितना किलोमीटर सड़कें बनानी है, कितना टेलीविजन चाहिए, कितना बिजली चाहिए, कितने भवन बनवाने होंगे, है ना, कितने पानी, लोगों को कितना पानी का उत्पादन करके शुद्ध पानी पहुंचाना है। ये बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं जिनको उत्पादन करना होता है और उनको लोगों तक पहुंचाना होता है। तो क्या उत्पादन करें, हमें सुरक्षा भी करनी है, तो बहुत सारे पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें बनानी होती हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए मशीनें जरूरी हैं। तो मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें रिसर्च पे भी खर्च करने हैं, शोध पे खर्च करने हैं, ठीक है, हमें भोजन उत्पादन पे भी जोर देना है। तो ये तमाम वस्तुएं हैं, इनकी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और किसका उत्पादन पहले किया जाए, इसी का समाधान करना होता है। और इसका समाधान कैसे होता है इसको हम देखते हैं। यदि समाज अभी अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन को प्राथमिकता देता है तो भविष्य में पूंजीगत वस्तु कम होगा। पूंजीगत वस्तुओं पर उच्च प्राथमिकता का अर्थ है कि उपभोक्ता वस्तु अभी कम और भविष्य में अधिक होगी। इस समस्या का उत्पादन संभावना की सहायता से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यदि हम मोटी मोटा 2 भागों में वस्तुओं को रखें, जरूरत की वस्तुओं को, एक में हम रखें पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, और दूसरे में रखें उपभोक्ता वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। तो यदि पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा घटेगी, जिसके कारण इसकी कीमतों में बढ़ने का पॉसिबिलिटी आएगा। यदि पूंजीगत वस्तुओं की कीमतों को, उत्पादन को कम करें तो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि आएगी और पूंजीगत वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो सकती है। तो इसमें कैसे संतुलन स्थापित हो, ये हम एक चित्र के माध्यम से भी इस समस्या को व्यक्त कर सकते हैं कि इस चित्र में वाई एक्सिस पे कैपिटल गुड्स दिखाया गया है
पूंजीगत वस्तुएं, और एक्स एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं दिखाई गई, जिसमें बिजली, भोजन, जूता, कपड़े, अ, सड़कें, यातायात के साधन, रेल, ये बहुत सारे चीजें हैं उपभोक्ता के लिए जिनका उत्पादन करना है। टीवी है, लाइट है, बल्ब है, बिजली है, कंप्यूटर है, मेज है, टैबलेट है, ये सब उपभोक्ता वस्तुएं होती है जो हम डेली, आए दिन, रोज, बैग है, कुर्सी है, मेज है, ये जो रोज हम यूज करते हैं, पेन है, ये जो हम रोज यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सारे उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। कैपिटल गुड्स होते हैं उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए मशीनें चाहिए, रक्षा उद्देश्य के लिए डिफेंस चाहिए, हमारे देश को सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए रॉकेट चाहिए, उसके बम, गोला बारूद, बंदूकें इत्यादि चाहिए। तो वो सब कैपिटल गुड्स में हमने रख दिया है। तो हम इन दोनों के बीच एक उत्पादन संभावना वक्र PP1 खींचे हुए हैं। PP1 जो ये दिखा रहा है कि यदि हम आर बिंदु पे हैं, तो आर बिंदु का मतलब हम संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि PP1 जो खींचा गया है यह इस संभावना को खींचा गया है कि देश में उपलब्ध संसाधनों से हम PP वक्र के किसी बिंदु पर हो सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यदि हम आर बिंदु को चुनते हैं तो आर बिंदु ये बताता है कि कंज्यूमर गुड्स की का उत्पादन COC1 और कैपिटल गुड्स का उत्पादन OK1 ही होगा, जबकि हमारे पास संसाधन बेरोजगार रहेंगे। इसलिए जरूरत यह है कि हम संसाधनों को कम मजदूरी करके और उनको उत्पादन कार्यों में लगाएं, तो हम इस वक्र पर पहुंच सकते हैं, उत्पादन संभावना पे पहुंच सकते हैं। यदि हम इस वक्र पे पहुंच जाते हैं, इस बिंदु पे, तो उत्पादन दोनों का बढ़ जाएगा। C2 हो गया और यहाँ पे K2 हो गया, तो उत्पादन अब OK2 हो गया और कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन OC2 हो गया। तो उत्पादन को बढ़ा सकते हैं संसाधनों को मोबिलाइज करके, संसाधनों को कार्य में एम्प्लॉयमेंट दे करके। के बिंदु है जो इस संभावना के बाहर है, अर्थात इतनी हमारे पास उत्पादन करने के संसाधन नहीं है कि हम के बिंदु पर जा सके, तो ये हमारे औकात से बाहर है, हमारे सीमा से बाहर है। कुल मिला के PP1 उत्पादन संभावना को व्यक्त करता है, और उत्पादन संभावना में भी यदि हम बी बिंदु को चुनते हैं उत्पादन के लिए, तो बी बिंदु ये दिखाता है कि अपेक्षाकृत कंज्यूमर गुड्स कम उत्पादन होगा और कैपिटल गुड्स ज्यादा उत्पादन होगा तुलना के रूप में। यदि हम सी या डी बिंदु को चुनते हैं तो डी बिंदु ये दिखाता है कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा उत्पादन होगा, यानी उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन ज्यादा होगा और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम होगा, इतना ही होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, यदि हम पी बिंदु की ओर जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे, जैसे जैसे हम पी बिंदु की ओर मूवमेंट करेंगे, पी बिंदु की ओर जाएंगे, यह बताएगा कि कैपिटल वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है, कंज्यूमर गुड्स की मात्रा कम किया जा रहा है, संसाधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जा रहा है। और यदि हम P1 बिंदु की ओर जैसे जैसे आएंगे, किसी बिंदु को चुनेंगे, तो ये बताएगा कि कंज्यूमर को, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को घटाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि पूंजीगत वस्तुओं के का जरूरत या आवश्यकता कम है, कंज्यूमर गुड्स की आवश्यकता ज्यादा है। तो इस प्रकार से संसाधनों को हम उन वस्तुओं की तरफ लगा सकते हैं जिधर जिन वस्तुओं का उत्पादन करना अभी ज्यादा जरूरी है। यदि किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो यह उत्पादकों के लिए कम उत्पादन करने की चेतावनी है, उपभोक्ताओं को इसमें अधिक मात्रा खरीदने के लिए निमंत्रण है। तो यदि कोई वस्तु है और उसकी कीमत घटती है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी डिमांड कम है, जाहिर सी बात है, डिमांड कम है। लेकिन जब कीमत गिरती है तो फिर दूसरी तरफ ये दिक्कत होता है कि उसकी मांग बढ़ती है, उसकी मांग बढ़ती है तो फिर उसका आउटपुट को बढ़ाना होता है। इसका मतलब यह है कि इसका मांग बढ़ रहा है तो इसका आउटपुट, इसकी मांग बढ़ेगा तो सबसे पहले तो इसकी कीमत बढ़ेगी, इसकी कीमत बढ़ेगी तो ये प्रेरित करेगा कि आउटपुट, इसका उत्पादन बढ़े। और इसलिए कीमत सबसे बड़ा एक अस्त्र है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं के डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। कम कीमत और परिणाम स्वरूप कम लाभ उत्पादकों को इस उद्योग से संसाधनों को उच्च कीमत वाले उद्योगों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करेगा। लंबे समय तक चलने वाली यह प्रवृत्ति आपूर्ति को कम कर देगी जबकि मांग बढ़ रही है।
नतीजतन कीमत बढ़ने लगती है। दूसरे संसाधनों के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप उच्च कीमत वाले उद्योगों में आपूर्ति बढ़ जाती है, मांग कम गिरने लगती है, कम होने लगती है, कीमत गिरने लगती है। तो इस प्रकार से संतुलन हो जाता है। यदि कोई दो वस्तु है ए एंड बी, और ए की कीमत यदि गिर रही है, तो निश्चित रूप से इसमें लाभ प्रॉफिट कम होगा, संसाधन इसमें मजदूरी दर कम होगा, तो संसाधन बी वस्तु के उत्पादन में लग जाएंगे जिसमें कीमत ज्यादा थी। अब बी उत्पादन में लग जाएंगे तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि कीमत घटने लगती है। फिर इस में से संसाधन ए वस्तु की तरफ आ जाएंगे। जब ये वस्तु से संसाधन उधर जाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी सप्लाई कम होगी और ये बढ़ाएगी कीमत को बढ़ाएगी, तो फिर संसाधन इधर मूवमेंट करेंगे। ये गति तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों उद्योगों में समानता स्थापित न हो जाए। तो इस प्रकार से दो उद्योगों में किस प्रकार से उत्पादन को समान किया जाए, बैलेंस किया जाए और समान लाभ प्राप्त हो दोनों उद्योगों में, यह स्वतः समायोजित हो जाएगा। यही क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भी कहा था कि बाजार अपने आप चीजों को एडजस्ट कर देगा। यदि किसी वस्तु की कीमत कीमत एक्स वस्तु की यदि प्राइस ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड फिर कम होने लगेगी, डिमांड कम होने लगेगी तो इसकी प्राइस अपने आप गिर जाएगी। ये क्लासिकल अर्थशास्त्री सिद्धांत दे गए। कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन का लक्ष्य सबसे कुशल प्रक्रिया का उपयोग करना है। उत्पादन कैसे करें, तो कोई भी उत्पादक किस लिए उत्पादन करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए वह क्या चाहता है, कॉस्ट उसका जब सबसे कम आए, कॉस्ट सबसे कम कॉस्ट आएगा तो प्रॉफिट अधिक होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके लिए क्या करता है, हम मुख्यतः उत्पादन के लिए दो तरह के साधन प्रेरित नियम को जानते हैं। एक तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यानी कि पूंजी प्रेरित तकनीकी, और दूसरा श्रम प्रेरित तकनीकी। पूंजी प्रेरित प्रेरित तकनीकी और दूसरा श्रम प्रेरित तकनीकी। इसको कहते हैं कैपिटल इंसेंटिव और दूसरा लेबर इंसेंटिव टेक्निक। तो पूंजी प्रेरित तकनीकी और श्रम प्रेरित तकनीकी। पूंजी प्रेरित तकनीकी में हम मशीन को रखते हैं और लेबर प्रेरित तकनीकी में हम लेबर की संख्या को रखते हैं। जब कोई व्यक्ति पूंजी प्रेरित तकनीकी अपनाता है तो उसमें हम कहते हैं कि लेबर के स्थान पे मशीनों की संख्या ज्यादा लगा रहा है। जब कोई उत्पादक श्रम प्रेरित तकनीकी का इस्तेमाल करता है तो वहां यह कहा जाता है कि श्रमिकों का, लेबर का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, मशीन का कम उपयोग किया जा रहा है। तो ये कब होगा, जब मशीन प्रेरित या पूंजी प्रेरित तकनीकी कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब इसका कॉस्ट या इसका प्राइस कम हो और तुलना में लेबर प्रेरित या श्रम प्रेरित तकनीकी यानी कि लेबर की संख्या ज्यादा तब लगाई जाएगी जब लेबर सस्ता हो, यानी कि वेज कम हो। लेबर सस्ता हो तो लेबर का उपयोग ज्यादा किया जाएगा। तो इस प्रकार से किस तकनीकी से उत्पादन किया जाएगा, यह निर्भर करता है कि श्रम की तुलना में पूंजी सस्ती है या पूंजी की तुलना में श्रम सस्ता है। जो सबसे अपेक्षाकृत ज्यादा सस्ता होगा उसका उपयोग उत्पादन में ज्यादा होगा। और क्योंकि यह माना जाता है कि अल्प विकसित देशों में बेरोजगार ज्यादा होते हैं, ज्यादा जनसंख्या वाले जैसे भारत जैसे देशों में श्रमिक ज्यादा है, कम सस्ते दाम पे श्रमिक मिल जाते हैं। तो ऐसे में अल्प विकसित या विकासशील देशों में श्रम प्रेरित तकनीकी का इस्तेमाल किया करके उत्पादन किया जाना ज्यादा बेहतर होता है, और अब बजाय कि पूंजी प्रेरित तकनीक अपनाई जाए। क्योंकि यदि उत्पादन के प्रतिफल नियम में जाएं, जिसमें हमने रिटर्न्स टू स्केल देखा था, इस पे हम कैपिटल की मात्रा रखें, इस पे हम लेबर की, तो जो जो विस्तार पथ है या जो उत्पादन रेखा है, उत्पाद रेखा है, मान लेते हैं कि ये सम उत्पाद वक्र है। तो यदि उत्पाद रेखा ऊपर की ओर है, ओपी है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें लेबर की मात्रा कम उपयोग किया जाता है। जैसे यदि ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो इसमें
कैपिटल की मात्रा OK1, लेबर की मात्रा OL1। फिर यदि उत्पादन बढ़ा गया, Q2 किया गया, तो इसमें कैपिटल OK2 किया गया, लेबर L2 किया गया। फिर उत्पादन बढ़ाया गया, Q3 किया गया, तो लेबर इसमें L3 और कैपिटल K3। तो हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल की मात्रा ज्यादा तेजी से, पूंजी की मात्रा ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा रहा है उत्पादन करने के लिए, जबकि लेबर की मात्रा बहुत कम धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पूंजी प्रेरित प्रेरित तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये उत्पाद रेखा जितना ही वाई एक्सिस की ओर होगा, यह बताएगा कि पूंजी प्रेरित तकनीकी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ये जितना ही एक्स एक्सिस जिस पे लेबर की संख्या दिखाई गई है, एक्स एक्सिस की ओर होगा, इसमें यह दिखाएगा कि लेबर की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है, पूंजी की मात्रा बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। यानी कि ऐसी दशा में श्रम प्रेरित तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। अविकसित देशों में जहां श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है, श्रम गहन तकनीकी उत्पादन तकनीकी कम से कम लागत में उत्पादन करती है, जबकि विकसित देशों में जहां श्रम अपेक्षाकृत महंगा है, पूंजी गहन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने अभी बताया। आय वितरण निर्धारण। आय वितरण निर्धारण कैसे होगा? साधनों के मालिक पैसे के लिए अपनी सेवाओं को बेचते हैं और फिर उस पैसे को कारक सेवाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए खर्च करते हैं। निर्माता उपभोक्ताओं को पैसे के लिए सामान और सेवाएं बेचते हैं और उपभोक्ताओं को कारक सेवाओं के मालिकों के रूप में आय प्राप्त होती है। इस प्रकार आय संसाधन के मालिकों से उत्पादन तक और फिर से उपभोक्ता के पास प्रवाहित होता है। तो जो लेबर होता है अपना श्रम बेचता है, मजदूर अपना श्रम बेचता है, हम जाकर के कहीं काम करते हैं, उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। और कार्य करते हैं तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे हम कंप्यूटर बनाने के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर बनाने में हमने अपना योगदान दिया, फिर कंप्यूटर बन गया तो वह लोगों के पास पहुंचता है, फिर लोग उस पे पैसा खर्च करते हैं। तो जो आय दिया गया रहता है उस कंप्यूटर बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक के द्वारा, जो आय दिया जाता है लोगों को, तो वह उत्पादन लागत है। और फिर वह कंप्यूटर जब बेचता है तो वह लागतें वसूल लेता है, फिर वह पैसा उसको वापस आता है। तो श्रम अपना श्रम बेचता है, जिसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, इनकम मिलता है, और फिर वो इनकम को खर्च करता है वस्तुओं पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो वह फिर इनकम गुड्स एंड सर्विसेज जिसे उसने बनाने के लिए योगदान दिया, इसे सीधा करिए, जैसे कंप्यूटर बनाया था तो उसे इनकम मिला, फिर वह कंप्यूटर खरीदने के लिए बाजार गया तो उस पर व्यय किया, उस इनकम को फिर उस पर व्यय कर दिया, तो पैसा फिर कहाँ पहुंच गया? जहां कंप्यूटर बनाया था। तो इस तरह से पैसा घूमता रहता है। एक लतीफा है, एक मालिक जब घर आए तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, रामू इधर आओ, और उन्होंने ऊपर छत में इशारा करते हुए दिखाया, कहा कि ये देख रहे हो जाले, ये क्या करते रहते हो तुम बैठे बैठे, सारे ऊपर जाले ही जाले दिखाई दे रहे हैं। तो रामू ने कहा कि मालिक, यकीन मानिए कि ये जाले हमने नहीं लगाए, ये जाले जरूर किसी मकड़ी ने लगाया होगा, हम तो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तो ये वाला श्रम नहीं। श्रम का मतलब कि वो किसी फैक्ट्री में किसी कहीं योगदान कर रहा है उत्पादन करने में, कहीं गेहूं उगा रहा है, कहीं मक्की उगा रहा है, कहीं कंप्यूटर बना रहा है, कहीं मेज बना रहा है। तो इस तरह से अपना श्रम बेचता है, फिर उस वस्तुओं को बेच करके जो उत्पादन करता है वो फिर लागत को वसूल कर लेता है, लागत उसके पास आ जाता है। तो इसको एक चक्रीय प्रवाह में कैसे दिखाया जा सकता है, इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और आय के चक्रीय प्रवाह में भी इसको हमने समझा था। जैसे यहाँ यहाँ फर्म है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और यह है कंज्यूमर्स, जो अपनी सेवाएं दे करके, अपने श्रम को दे करके आय प्राप्त करता है, उस आय को वस्तुओं को पर खर्च करता है। जैसे ये बाहर का जो गोला दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखना है। बाहर के गोले में क्या दिखाया गया है कि ये संसाधन जब इसमें खर्च करते हैं, अपने रिसोर्स को बेचते हैं, तो उनको फर्म उनके ऊपर खर्च करता है, एक्सपेंडिचर्स ऑफ फर्म, फर्म उनके ऊपर खर्च करता है, और इनकम के रूप में उनके पास, कंज्यूमर्स के पास पैसा पहुंचता है। फिर कंज्यूमर्स क्या करता है? कंज्यूमर्स उनको वस्तुओं पर खर्च करता है,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वस्तुओं पर खर्च करता है, और जो खर्च आय के रूप में किसको प्राप्त होता है, जो उत्पादन करता है, जो फैक्ट्री का मालिक है उसके पास पैसा पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उस पे उसको उसका सेवा लेकर के, उसका सर्विस लेकर के उसको इनकम देता है उत्पादक, और फिर अपनी वस्तुओं को मार्केट में बेच करके उनसे पैसा प्राप्त करता है। इसी चीज को नीचे दिखाया गया, ये किस माध्यम से कार्य करता है। एक तो फैक्टर मार्केट, साधन बाजार और वस्तु बाजार इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, यानी कि कीमतें, प्राइसेस प्राइसेस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये कैसे होता है, इसमें मुद्रा इन्वॉल्व होता है, मुद्रा के रूप में, कीमत के रूप में मुद्रा प्राप्त होता है। तो फैक्टर मार्केट में, साधन बाजार में, श्रम बाजार में कंज्यूमर जाता है, अपना श्रम बेचता है, मजदूरी प्राप्त करता है और अपनी सेवाएं देता है, किसमें, वस्तुओं को बनाने में, श्रम में, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री से फिर वस्तुएं आती हैं कहाँ पे बन के, वस्तु बाजार में बिकने के लिए आती हैं। और वस्तु बाजार में कौन जाता है खरीदने, मजदूर, यानी कि जो लोग हैं, सारे कंज्यूमर्स, सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स है, सभी लोग क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो वो यहाँ खरीदते हैं, वस्तुएं और सेवाएं खरीद करके अपने पास ले जाते हैं और इसके लिए वो भुगतान करते हैं, तो पैसा इनके पास पहुंचता है। तो इस प्रकार से वस्तुएं और मुद्रा बाजार में घूमते रहते हैं। तो एक को हम कहते हैं साधन बाजार, जिसमें साधन बेचता है, और एक कहते हैं वस्तु बाजार, जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। इस प्रकार से पैसा घूमता रहता है। मोटी मोटा ऐसा समझा जा सकता है कि उत्पादन के लिए, आउटपुट के लिए साधन अपना योगदान देता है, इसमें वस्तुएं बनती हैं, फिर वस्तुएं उपभोग करता है कंज्यूमर्स, और इसमें मनी या मुद्रा या कीमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कीमत के द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। साधन अब कीमत लेता है, अपने श्रम को बेचता है तो सैलरी लेता है, अपनी कीमत लेता है, इनकम प्राप्त करता है और फिर जब वस्तुएं सेवाओं को खरीदता है तो फिर इसके लिए पैसा भुगतान करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो पैसा यहाँ पहुंच जाता है, यानी पैसा यहाँ से यहाँ आया, उपभोक्ता पे, उपभोक्ता ने खर्च किया और पैसा यहाँ आ गया। इस प्रकार से वस्तु और पैसा इस तरह पूरे मार्केट में घूमता रहता है, राउंड राउंड घूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस आय प्रवाह में कीमतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते हैं तो यह उनके जीवन यापन की लागत होती है। जब उत्पादक वस्तुएं बेचते हैं तो यह उनकी व्यापारिक प्राप्तियां होती हैं। साधन सेवाओं के स्वामी के रूप में उपभोक्ताओं को जो प्राप्त होता है वो उनकी व्यक्तिगत आय होती है। और जब उत्पादक साधन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं तो साधन उत्पादन की लागत होती है। बड़ी मात्रा में संसाधनों के मालिक लोगों की आय अधिक होती है और वे वस्तुओं के निर्माण में अधिक योगदान करते हैं जो उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसके विपरीत कम मात्रा में संसाधनों के मालिक लोगों की आय कम होती है या वे वस्तुओं के निर्माण में बहुत कम योगदान करते हैं जो उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करते हैं। हालांकि इस तरह के आय अंतर स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक कम आय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वह निम्न आय वर्ग के श्रमिक उस उद्योग के रोजगार निम्न आय वर्ग का श्रमिक उस रोजगार को तलाश करेंगे जिसमें अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार से यह समायोजन चलता रहेगा, क्योंकि जिसे कम वेतन प्राप्त हो रहा है वह उस उद्योग में चला जाएगा जिसमें अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार से कम वेतन प्राप्त वाले उद्योग में उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ेगा। फिर इसकी कीमत बढ़ेगी तो साधनों को अधिक रोजगार दे करके, अधिक कीमत दे करके रोजगार के लिए आकर्षित किया जाएगा, फिर अधिक रोजगार मिल जाएगा, फिर श्रमिक इधर को वापस आएगा। और यह समायोजन तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में ये अंतर समाप्त हो जाए। क्या, वेज का अंतर समाप्त हो जाएगा, यानी कि हर तरफ वेज बराबर हो। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक आय का अंतर पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे होगा? संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे होगा? तो जो भी संसाधन है, जो भी संसाधन के रूप में बचत, सेविंग है, अभी हमने मजदूर देखा, लेबर का उपयोग कैसे होगा? वेज को घटा बढ़ा करके, वेज में अंतर करके। और सेविंग का उपयोग कैसे होगा? इंटरेस्ट में परिवर्तन करके। तो सेविंग जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, इसलिए सेविंग जब बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, और सेविंग जब कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। यानी कि दूसरी तरफ ये दोनों निर्भर करता है आर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा
तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घटेगा। और जबकि सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, सेविंग जब बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट घटेगा, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। तो ये समायोजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए। और यदि ये बराबर नहीं होते हैं तो सरकार मौद्रिक और राजकोषीय नीति के द्वारा इसको प्रभावित करती है और इन दोनों को बराबर लाती है। यदि सेविंग ज्यादा है, सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम है, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाएगी, मौद्रिक और राजकोषीय नीति के द्वारा इस तरह से प्रभावित करेगी कि सेविंग कम हो जाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो यही चीज इसमें दिखाया गया है। विकास को प्रोत्साहन करना, विकास को प्रोत्साहन करने का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से हम आउटपुट, उत्पादन को बढ़ाएं, प्रोडक्शन को कैसे हम बढ़ाएं। प्रोडक्शन ही विकास का एकमात्र द्योतक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम या प्रोडक्शन को किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा करें। और विकास को प्रोत्साहित करने में कीमत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यही हमने पीछे अभी देखा। और प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों को बढ़ाना होगा। जो यहाँ पे दिया है, सुधार, नवाचार, विकास की प्रेरणा मूल्य तंत्र के माध्यम से आती उच्च कीमतें, लाभ, बड़ी औद्योगिक संस्थाओं को बेहतर तकनीक को सुधारने और विकसित करने के लिए अनुसंधान और प्रयोग पर भारी रकम खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि कीमतों का बढ़ते रहना जरूरी है, ज्यादा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन 2% से 3% अच्छा माना जाता है, ताकि ये प्रेरित करता है प्रॉफिट को प्रेरित करता है। और जब प्रॉफिट प्रेरित होगा तो जो उत्पादन करता है, जो साहसी हैं, पूंजीपति हैं, वो आकर्षित होंगे और वो आकर्षित होकर उत्पादन कार्य में लगेंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें लाभ होगा तो उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उत्पादन जब बढ़ेगा तो लेबर की मांग बढ़ेगी, लेबर की मांग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, वस्तुओं की मांग करेंगे, वस्तुओं की मांग करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। और ये अर्थव्यवस्था का चक्र चलता रहेगा, जिससे कि विकास होगा, उत्पादन होगा। अब यहाँ पे दिखाया गया है इसी चीज को। बड़े मुनाफे से बेहतर तकनीक अपनाई जाती है, जिससे लागत कम होती है। बड़ा मुनाफा और कम लागत नए उत्पादकों को आकर्षित करती है, जो नई पूंजी प्रदान करते हैं। यह सब पूंजी निर्माण की ओर ले जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, फिर भी कीमतें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे चित्र में देखते हैं। चित्र में यदि हम मान लें कि अर्थव्यवस्था एस बिंदु पे है, जहां उत्पादन इतना हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स का C1 और कैपिटल गुड्स का OK1 उत्पादन बहुत कम हो रहा है। अब अर्थव्यवस्था में विकास क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं और संसाधनों को उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है। फैक्ट्रियां खुलती हैं, औद्योगिकरण होता है और लोगों को इनकम मिलता है, फिर डिमांड मिलता है, डिमांड बढ़ता है। जैसा अभी हमने चक्र दिखाया पीछे कि उत्पादन बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था अपने इस पॉसिबिलिटी कर्व पे, उत्पादन संभावना वक्र के PP बिंदु पे आ जाती है। मान लेते हैं A बिंदु पर आ जाती है। अब उत्पादन बढ़कर C2 और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ करके K2 हो गया। अब फिर अगले 5 साल के लिए हम प्लान करते हैं, 5 वर्षीय योजना बनाते हैं और उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी बढ़ाते हैं, पूंजी बढ़ाते हैं, जनसंख्या भी बढ़ जाती है, श्रम भी बढ़ जाता है। तो अब हम B, C या D पर जा सकते हैं किसी भी बिंदु पे। यदि B पे जाते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं की यदि ज्यादा मांग है तो हम B बिंदु पर जाएंगे और पूंजीगत वस्तुओं का, कैपिटल गुड्स का उत्पादन ज्यादा होगा और कंज्यूमर वस्तु का उत्पादन कम होगा। यदि कंज्यूमर वस्तु को ज्यादा करना है तो हम C बिंदु या D बिंदु पर जाते हैं और कंज्यूमर वस्तु का ज्यादा उत्पादन करते हैं, पूंजीगत वस्तु की कम उत्पादन करते हैं। ये निर्भर करता है कि देश में स्थिति क्या है, मौद्रिक और राजकोषीय नीति क्या है और लोगों की जरूरतें क्या है, लोग किसका उपभोग ज्यादा करना चाहते हैं, किसकी जरूरत ज्यादा है। यदि देश में युद्ध चल रहा है, देश युद्ध से जूझ रहा है तो कैपिटल गुड्स की ज्यादा उत्पादन करेगा। ऐसी स्थिति में उसे जरूरत है कि ज्यादा रॉकेट और सुरक्षा उपाय ज्यादा करे। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, देश में भूखमरी की स्थिति है, तो कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा उत्पादन करेगा और यह D बिंदु की तरफ ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार से ये तय होगा और विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है योजनाबद्ध करके। और जो ये पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र है, हम लगातार इसको और ऊपर करके और ऊंचे
उत्पादन संभावना वक्र पे जा सकते हैं, जहां और अधिक उत्पादन को दिखाएगा। यही चीज इसमें दिखाया गया है। पीपी से पीपी1 की तरफ जाते हैं, फिर 5 साल बाद पीपी1 वक्र पर ए बी सी में से किसी को चुनते हैं। तो ये इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकला? इस प्रकार मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग के माध्यम से काम करने वाला मूल्य तंत्र प्रमुख आयोजन शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह निर्धारित करता है कि क्या उत्पादन करना है और क्या उत्पादन नहीं, कितना उत्पादन करना है। यह साधन सेवाओं के प्रतिफल को निर्धारित करता है। यह साधनों को सही दिशाओं में आवंटित करके आय समान वितरण लाता है। यह वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा आपूर्ति को कम करने के लिए काम करता है, अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करता है और आर्थिक विकास के साधन प्रदान करता है। तो ये रहा साधनों के आवंटन की समस्या। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारी वीडियो को आगे भी देखते रहिए। हम अर्थशास्त्र के नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाए गए सिलेबस और टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और इसको वीडियो को देख करके लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो और बना करके आपके सामने लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।